friends, welcome to the video of Audit Evidence SA 500 of CA Intermediate guided by CA नीरज अरोरा सर. राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं शुरू से कि ऑडिट एविडेंस है क्या. ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड during the course of audit from an information used by the auditor to reach a conclusion. राइट, कंक्लूजन मतलब आप एक ओपिनियन दे दिए हो. राइट, इन्फॉर्मेशन दो तरीके के होते हैं, एक अदर इन्फॉर्मेशन, एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरलाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सपोर्ट करेगा. राइट, सपोर्ट करेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को. कहीं ना कहीं अदर इन्फॉर्मेशन के तीन एग्जांपल होते हैं. जनरली स्पीकिंग, जो मिनट्स हो गए मीटिंग्स में यूज़ किए गए, या फिर इंटरनल कंट्रोल का जो भी मैनुअल एक सेट है वो. एंड दूसरा ये होता है कि जो भी आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. अब होता क्या है कि जनरली हम क्रेडिट में सेल एंड परचेज करते हैं. राइट, अब उसमें से अगर मैनेजमेंट वो प्रूफ देता है तो कहीं ना कहीं हमें डाउटफुल लगता है, क्योंकि ये तो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अच्छे रखेगा, साफ रखेगा. राइट, तो हम कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई करते हैं रैदर देन ट्रस्टिंग ऑन मैनेजमेंट्स प्रूफ और एविडेंस. राइट, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो उस टाइम पे हम ज़्यादा एक्सटर्नल जो भी होते हैं एविडेंसेस, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है जो मैनेजमेंट के बाहर से है, मैनेजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पे, वहाँ हम ज़्यादा रिलाई करते हैं. राइट, ये हो गया अदर इन्फॉर्मेशन. अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे कोई इन्वॉइसेस हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और कोई भी जर्नल, लेजर, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं, असेट्स के ट्रांजैक्शन हुए होंगे. कोई जैसे कॉन्ट्रैक्ट का होता क्या है कि जनरली कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है. राइट, अब वो 5 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए और उसमें वो लोग शो कुछ और कर रहे हैं, रेवेन्यू कुछ और आ रहा है, ये जनरली होता है. तो वहाँ पे एविडेंसेस की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. इसका रेफरेंस हम आगे भी पढ़ेंगे. राइट, अब नेक्स्ट है अब क्या होता है कि हाँ, अब नेक्स्ट ये है, एक पॉइंट हमेशा जनरली यू पूछा जाता है कि क्या सिर्फ अदर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे रिलाय होकर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके हम ओपिनियन दे सकते हैं. नहीं, ये दोनों का एक सपोर्टिव कैरेक्टर होता है. राइट, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तभी हम ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं. क्योंकि होता क्या है कि इसका नेचर है, ऑडिट एविडेंस का नेचर है कि ये क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है. मतलब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर सोर्स से हम ऑब्टेन करके ऑडिट एविडेंस हम संतुष्ट नहीं हो सकते, हम अपना ओपिनियन बेस नहीं कर सकते. हम 2-3 जगह से ऑब्टेन करते हैं इस चीज़ को, ऑडिट एविडेंस को. राइट, अब प्राइमरली जो पहले जब शुरुआत में हमें जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होते हैं वो होते हैं जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. राइट, अब इसमें अदर सोर्सेज फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट से भी हो सकता है. अब जैसे मैं एक कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दे रहा था. राइट, अब मान के चलिए कि 5 साल पहले मैं ही ऑडिट कर रहा था, मैं एक ऑडिटर हूँ. 5 साल पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑडिट कर रहा था. उस टाइम पे एक 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का एक एविडेंस मिला था, एक ट्रांजैक्शन हुआ था. मान के चलिए कि गवर्नमेंट से मिला था वो कॉन्ट्रैक्ट. राइट, रोड बनाने का. तो वहाँ पे 50 करोड़ का रिकॉग्निशन हो गया था. अब मान के चलिए कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि ये 5 साल जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 50 करोड़ टोटली मिल जाएंगे. धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे होता जाएगा, जैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं. अब 5 साल बाद वापस मेरे पास ये ऑडिट आया और वो 50 करोड़ का अमाउंट मुझे टोटली दिख रहा है कि फुल्ली एंड फाइनली रिसीव्ड. तो ये जो है प्रीवियस ऑडिट से भी मिलता है ऑडिट एविडेंस. राइट, ये इसके नेचर में है. हम इसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते कि यार ये ऐसे कैसे, ये ऑडिट एविडेंस कैसे बन सकता है. नहीं, ये ऑडिट एविडेंस बन सकता है. एंड इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एंड कोलैबोरेट्स विथ मैनेजमेंट असर्शन. अब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई अजर्शंस यूज़ करता होगा. अजर्शंस मीन्स जैसे अकाउंट बैलेंसेस हो गए तो उसमें CERV लगता है. राइट, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन. तो ये 4 हो गए. राइट, अब कोई मान के चलिए इन्वेंट्री का AS2 के हिसाब से उन्होंने वैल्यूएशन किया हुआ है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. तो आप वहाँ पे उसके हिसाब से एविडेंस देखेंगे कि यार इसकी वैल्यूएशन सही हुई है, वो ऑब्टेन करेंगे आप.
वो सपोर्ट जो कर रहा होगा, जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहा होगा उसके वैल्यूएशन को, आप वो देखेंगे, राइट। एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट सच असर्शन, मतलब जो सपोर्ट करता है असर्शन को और जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है वो भी ऑडिट एविडेंस का पार्ट होगा। कहीं कभी होता है, कई बार क्या होता है कि कोई ट्रांजैक्शन का आपको इन्वॉइस नहीं मिलता, कोई ट्रांजैक्शन का एक आपको सबूत नहीं मिलता, मिसिंग हो जाती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट में आजकल हम रह रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ हो जाती है, तो क्या वो ऑडिट एविडेंस बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आता है, रिलेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। भैया ओपिनियन, ऑडिटर के ओपिनियन पे ऑडिट एविडेंस का क्या काम? भैया ओपिनियन ही तो बेस है, ऑडिट एविडेंस ही एक बेस है ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, राइट। अब उसमें ऑडिट एविडेंस मिलता कैसे? द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट विद द हेल्प ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑडिटर फॉर्म्स एंड ऑडिट ओपिनियन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने बहुत शुरुआती चैप्टर्स में ही पढ़ लिया था, बट फिर भी यहाँ पे रीड करना ज़रूरी था। अब इसमें एक लाइन है जो हमने ऐसे 200 में भी रेफरेंस दिया था। इसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड conduct of an audit in accordance with essays. So the reasonable assurance is obtained when the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence. ये दो नए वर्ड हैं। अब वहाँ पे क्या था? टू रिपोर्ट और टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, ये था। यहाँ पे ये आ गया है नया एक लाइन है जो है द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो रिस्क लेवल। एक्सेप्टेबली लो लेवल मतलब जहाँ तक के हम संतुष्ट हो सकते हैं या यूज़र्स भी संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ यार इतना तो झेला जा सकता है। अब बाकी जो नहीं आया है, जिस पे ओपिनियन ढंग से नहीं दे पाए हैं, वो इनहेरेंट लिमिटेशन, करेक्ट। अब ऑडिट एविडेंस के दो टाइप्स हैं, एक सफिशिएंट एंड एक अप्रोप्रिएट, राइट। अब सफिशिएंट रिफ़र करता है क्वांटिटी पे और अप्रोप्रिएटनेस रिफ़र करता है क्वालिटी पे, राइट। एंड सफिशिएंसी डिटरमाइन करने के लिए तीन फैक्टर्स, तीन MRP, मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन, ना साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट। अच्छा, होता क्या है कि मटेरियलिटी मतलब इम्पोर्टेंस, एक तरीके से कि हाँ यार यहाँ पे लग रहा है कि कुछ तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कोई एक ट्रांजैक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर उसकी अमाउंट इतनी है कि यूज़र के डिसीजंस पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे इफ़ेक्ट कर जाए, राइट। अब वो अगर मटेरियल ज़्यादा हुआ, कोई एक पर्टिकुलर आइटम है या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कोई फ्यू ट्रांजैक्शन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ घपला हो सकता है, अब वहाँ पे अगर आपको देखना है कि क्या यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, अगर पता चलता है कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकता है, तो आपको ऑडिट एविडेंस ज़्यादा लगेगा, यानी क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, सफिशिएंसी ज़्यादा लगेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे मटीरियलिटी कम होगा, तो यहाँ पे ऑडिट एविडेंस कम लगेगा, राइट। और जनरली होता क्या है कि असर्शंस के लेवल पे ही मटेरियलिटी देखी जाती है, राइट। जो अभी तीन जगह पे होता है, पहला अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस, ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह, राइट। एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का हम अगर आगे देखें तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऐसे एरिया में जहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, चांसेस हैं कि यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, यहाँ पे रोमम पाया जा सकता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ऑडिट एविडेंस चाहिए होगा। और जहाँ पे लग रहा है कि नहीं यार ये रोमम तो ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ बहुत कम होगा, इस एरिया में, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया में यहाँ पे रोमम बहुत कम है, तो वहाँ पे ऑडिट एविडेंस कम लगेगा, तो इसके हिसाब से आप एक ओपिनियन बना सकते हैं, राइट, कि हाँ यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अब साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे होता क्या है कि सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, अगर आपको कहीं कहीं पे होता है, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, या फिर मान के चलिए कोई कंपनी है, पेपर कंपनी, राइट। अब उसका काम ही बेचना है पेपर, राइट। तो वहाँ पे ये तो होमोजीनियस ट्रांजैक्शन हुआ, राइट, एक ही तरीके के रोज़ वही होने वाले, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको सैंपल नहीं लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑडिट एविडेंस आपको ऑब्टेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन
जहाँ पे मल्टीपल आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, मल्टीपल सर्विसेज दिख रही हैं, वहाँ पे आपको ऑडिट एविडेंस का नंबर ज़्यादा लगेगा। ये था सफिशिएंसी को लेके। अब अप्रोप्रिएटनेस क्वालिटी को रिफर करता है, राइट। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अप्रोप्रिएटनेस में दो तरीके का आता है फैक्टर्स डिटरमाइन करने के लिए अप्रोप्रिएटनेस का, विच इज़ रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। आप कोई ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं, आपको देखना है कि उसकी क्वालिटी कितनी सही है, मतलब कितना दम है उस एविडेंस में कि आप उसके बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप फिज़िकल चेकिंग कर रहे हैं, फिज़िकल काउंटिंग कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं इन्वेंट्रीज के लिए, राइट। अब उसमें आप दूसरे रिकॉर्ड से मैच कर रहे हैं जिसमें कि एंटिटी ओन करती है कि नहीं वो इन्वेंट्रीज का बेस नहीं है। अब फिजिकल काउंटिंग देखना और एंटिटी ओन कर रही है कि नहीं देखना, इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। तो रिलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी खरीदी, राइट। अब मशीनरी खरीदने के लिए आप इनवॉइस चेक करेंगे कि वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, वो ट्रांजैक्शन में पेमेंट हुआ है कि नहीं, लेकिन क्या वो रिकॉर्ड के बेसिस में आप ओनरशिप चेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। ओनरशिप के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा, राइट। सो ये है एक एग्जांपल रेलेवेंस को लेके। एंड रिलायबिलिटी को लेके, रिलायबिलिटी में क्या है कि आप तो रिलायबिलिटी के लिए एक हमेशा ऑडिटर जो है एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड लेके कैरी आउट करता है सारे ऑडिट प्रोसीजर। कभी भी पहले ही झलक में वो ऑडिट एविडेंस पे बिलीव नहीं करेगा जब तक 3 से 4, जैसे हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव इन नेचर, राइट। तो वहाँ यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिमिलर कंसेप्ट हम लगाते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि उसका सोर्स क्या है ऑडिट एविडेंस का, राइट। वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्या नेचर का है, क्या रिटर्न है या ओरिजिनल है या जेरोक्स है, किस बेसिस पे दिया हुआ है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है, उसके बेसिस पे हम रिलायबल होते हैं, राइट। इसको हम और आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, बट जनरल स्टेटमेंट ये है। और क्या जो भी कंट्रोल्स थे वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और या फिर मेंटेनेंस पे रिलेवेंट थे, वो भी रिलेवेंसी भी रिलायबिलिटी का एक पार्ट है, राइट। ये भी देखा जाएगा। अब आगे हम ये पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, बट उसके पहले हम ये देखेंगे कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पे रिलायबिलिटी चेक कैसे की जाती है, राइट। तो जैसे अगर कोई मैनेजमेंट का कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है, राइट, जहाँ पे मैनेजमेंट का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ से ज़्यादा रिलायबिलिटी आएगी। अच्छा, अगर अगर इंटरनल कंट्रोल एक्चुअल में अच्छा है मैनेजमेंट का, बहुत ही एकदम साफ सुथरा एकदम क्लीन है, जहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना ना के बराबर है, मतलब इम्पॉसिबल है, एब्सोल्यूट वही रीजनेबल एश्योरेंस ही देगा ऑफकोर्स। तो वहाँ पे रिलायबिलिटी, जब ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन करेंगे तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। जब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा किसी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी एग्रीमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा तो उस पर रिलायबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। कोई अगर आपको डायरेक्टली आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो तो उसमें ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड कोई भी चीज़ रिटर्न में हो रैदर दैन इन ओरल फॉर्म, जैसे आप कोई एम्प्लॉय से ही कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हुए विद इन द मैनेजमेंट कि हाँ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या फिर ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मैंने ऑथेंटिकेट किया था, वो अगर रिटर्न में दे दे तो ज़्यादा रिलायबल होगा, राइट। तो ये थे कुछ सर्कमस्टेंसेस। अब सोर्सेस ऑफ ऑडिट एविडेंस पे हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। तो सम ऑडिट एविडेंस, कुछ ऑडिट एविडेंस जो है, और जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं उसी दौरान हमको ऑब्टेन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बट कुछ में हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाने होते हैं। इसका एग्जांपल क्यूमुलेटिव, अभी हमने पढ़ा था इसका नेचर क्यूमुलेटिव है, सिर्फ एक सोर्स से नहीं आएगा, सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दिए तो नहीं आएगा, एडिशनल भी करने पड़ेंगे, बाहर भी आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर भी लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। एंड सोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। हाँ, कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट का कोई रिलेटिव है, उसी से ही ट्रांजैक्शन हुआ है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पर रिलायबल करना, भले ही वो एक्सटर्नल सोर्स है, भले ही बाहर का सोर्स है, बट उस पर रिलाय करना मुश्किल होगा। तो वहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब ऑडिट प्रोसीजर्स लगते कौन से हैं वाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस? सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था इसको,
रैप, रैप में क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की टेस्टिंग होगी। उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो तरीके, फर्दर एक टेस्ट ऑफ डिटेल और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल में हम नॉर्मली अकाउंट बैलेंसेस वगैरह चेक करते हैं, राइट। एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम करते हैं दो तरीके के, कि पहला टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, राइट। ये हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था। और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगते हैं, विच आर AEIOU, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, और ये हो गया, राइट। ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, आई से इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ई से इंक्वायरी, ओ से ऑब्जर्वेशन, राइट। ई से एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आर से एक रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। अच्छा, अब इंस्पेक्शन होता क्या है, अब हम ये धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये पांचों छः चीज़ों हमने जो अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी रीड किया है, ये हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो पहला पॉइंट आता है इंस्पेक्शन, राइट। इंस्पेक्शन मतलब आप रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का एक एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो, आप पर्सनली जाके चेक कर रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट को या फिर ये ट्रांजैक्शन को किसने ऑथराइज़ किया, राइट। वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ओरल भी ओरल थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो ये क्योंकि डॉक्यूमेंट है तो आपको एक रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। पेपर फॉर्म में हो सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, कोई भी अदर मीडियम में हो सकता है। और हो सकता है कि आप कोई एसेट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हो, आप चेक करने जा रहे हो कि ये एसेट काम कैसे करता है। कोई फॉर सपोज आपने एक शराब के मैन्युफैक्चरिंग के आपने वहाँ पे गए प्लांट में, और मशीनरी का आप चेक कर रहे हो कि एक्चुअल में शराब बना रही है कि कुछ और तो नहीं बना रही है, कोई और कंपनी तो नहीं है, ये कुछ और गफला तो नहीं कर रही है। ये भी कहीं ना कहीं आप फिजिकल इंस्पेक्शन में कवर हो जाता है, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स ऑडिट एविडेंस ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिलायबिलिटी। अच्छा, अब जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इंटरनल डॉक्यूमेंट यानी जो मैनेजमेंट ने आपको दिया है कि ये डॉक्यूमेंट ये बताती है, उसका ऑडिट एविडेंस का रिलायबल, क्या रिलायबल होगा? नहीं, कम होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। अब कोई एक्सटर्नल है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब आउटसाइड द मैनेजमेंट, आउटसाइड द कंपनी, कोई सोर्स है आपका जहाँ से आपको कोई एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, कोई रिकॉर्ड मिलता है, उसका रिलायबिलिटी ज़्यादा होगा, बिकॉज ही और शी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट्स ओपिनियन या फिर मैनेजमेंट्स इन्वॉल्वमेंट, राइट। अब आता है बात ऑब्जर्वेशन की। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है इन्वेंट्री काउंटिंग का। कोई इन्वेंट्री काउंट कर रहा है और उसको करते हुए आप तो ऐसे देख रहे हो हाथ फोल्ड करके दूर से, सही कर रहे हैं कि नहीं, ऑब्जर्वेशन, राइट। और ये एक तरीके से विटनेसिंग करना होता है, कोई भी एक्टिविटी होते हुए देख रहे हो। या फिर आप जैसे कोई परचेज की एंट्री डाली, राइट। अब ये कैसे कैसे प्रोसेस होता है, आप ये पूरे प्रोसेस को देख रहे हो कि ये डिपार्टमेंट से जाएगा, ये डिपार्टमेंट में जाएगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से जाएगा, और एक कोई कोटेशन देगा, कोई बिलिंग देगा। ये सारे प्रोसेस को आप एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हो लेकिन ऑब्जर्व कर रहे हो दूसरे को परफॉर्म करते हुए, एक तरीके से आप जज बने हो, राइट। दिस इज ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, अब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यानी अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो थर्ड पार्टी है आउटसाइड द मैनेजमेंट, उसके जो भी रिकॉर्ड्स आपने या फिर कोई एक डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स आएगा आपको, ठीक है, वो रिटर्न रिस्पॉन्स आप चेक करोगे, वो होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो कंफर्म करके देगा आपको। फॉर सपोज एक डेटर है, सेल हुई है, अब वो डेटर कंफर्म करके देगा कि हाँ मैंने ये खरीदा था, ये चीज़ कंपनी ने सेल की है, और ये अमाउंट भी वो मेंशन करके देगा, एक रिटर्न कंफर्मेशन देगा। या फिर ये सेम वे परचेज केस में भी हो सकती है जब क्रेडिटर से परचेज करेगी कंपनी, राइट। अब इसमें एक और चीज़ बचता है, और दो तीन चीज़ें बचती हैं, वो आती हैं रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस। रिकैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है आपका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे होता है। जैसे कहीं पे क्वांटिटी इनटू रेट दिया हुआ है, राइट, वो आप वापस मल्टीप्लाई करके देख रहे हो कि वो अमाउंट सही है क्या नहीं, ये होता है रिकैलकुलेशन। रीपरफॉर्मेंस मतलब
कोई एक प्रोसीजर हुई है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, आप वापस उसको परफॉर्म करके देख रहे हो। एक तरीके से इंटरनल कंट्रोल की आप चेकिंग भी करते हो इसी रीपरफॉर्मेंस में। जब आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो सकता है आप स्टार्टिंग में भी करो, बाद में भी करो, कभी भी हो सकता है ये रीपरफॉर्मेंस, राइट। एनालिटिकल प्रोसीजर, अब इसका एक सेपरेट एक चैप्टर है, चैप्टर 8 में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ऐसे 520, राइट। इसमें हम रेशियोज करते हैं और रेशियोज के एनालिसिस करते हैं, या तो हम इंडस्ट्रीज से कर सकते हैं या पीयर्स से भी कर सकते हैं, राइट। और खुद के पास्ट ईयर्स के डेटा से हम एनालाइज करते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी CAGR की ग्रोथ हुई है, राइट। सेल्स की कितनी ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट का कितना ग्रोथ हुआ है, एक्सपेंसेस कितने बढ़े हैं, ये सब हम रेशियो एनालिसिस में सीखते हैं। ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स होती हैं, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्वायरी। अच्छा, इंक्वायरी बहुत ही बड़ा नहीं, छोटा टॉपिक ही बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इंक्वायरी जो है वो है क्या? सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, मतलब कोई एक जानकार पर्सन होगा उस ट्रांजैक्शन के बारे में, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, राइट। विद इन द एक्सटर्नल या इंटरनल हो सकता है, राइट। और ये होता क्या है कि ये सिर्फ इंक्वायरी एक अकेला ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, ये अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ भी परफॉर्म किया जाता है कई बार। और हो सकता है कि इसमें एक आपको रिटर्न कंफर्मेशन मिले या ओरल मिले। तो ओरल के केस में थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर लेंगे कि ये कंफर्म करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। और अगर हो सकता है कि कई बार मैनेजमेंट के पास भी वो ऑथराइजेशन ना हो, डायरेक्ट TCWG ने ऑथराइज किया होगा। TCWG मीन्स दोज चार्ज विद गवर्नेंस, डायरेक्टर्स ने वो ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया होगा, तो वो वहाँ से ऑडिटर वहाँ से भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर ले सकता है, राइट। अब इसमें से ऑडिटर को मिलेगा क्या? इसमें से मिल सकता है सपोर्टिव ऑडिट एविडेंस कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है, या तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा। कॉन्ट्राडिक्ट के केस में हम क्या करेंगे, या तो ऑडिटर ओपिनियन अपना मॉडिफिकेशन करेगा जो पहले हो सकता है कि ऑडिटर ने एक ओपिनियन बना लिया होगा कि हाँ भाई ये सब सही है, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, ऑल गुड, बट बाद में जाके हमें ये पता चलता है, और ये ऑडिट एविडेंस हमने इंक्वायरी के दौरान जो प्राप्त किया है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है आपके स्टेटमेंट से। अब मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन लेटर में कुछ और लिखा है और एक्सटर्नल सोर्स से इंक्वायरी करने पे कुछ और पता चल रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो इसके बेसिस पे हमने ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं, या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं ताकि एक और बार कुछ कंफर्मेशन मिल जाए, कुछ नया मिल जाए। अच्छा, क्या सिर्फ इंक्वायरी से ही हम ओपिनियन बेस कर सकते हैं क्या? नहीं, इसके साथ साथ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाने हैं। क्या सिर्फ एक अकेला इंक्वायरी से ही सारे ऑडिट प्रोसीजर्स, सारे ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे? नहीं 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 नहीं, इट इज़ अ कोलैबोरेटिव ऑडिट प्रोसीजर, इट इज़ अ सपोर्टिव ऑडिट प्रोसीजर, राइट। और अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि क्या ये इंक्वायरी सबसे बड़ा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है? हाँ इम्पॉर्टेंट है, बट ये कहीं पे भी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट नहीं करेगा। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भले दे सकता है, क्योंकि होता क्या है कि इंक्वायरी में वही हमने पहले भी एक एग्जांपल डिस्कस किया था इसमें, कि जब एक्सटर्नल सोर्स जो है, जो आउटसाइड द मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से कंट्रोल्ड है, या फिर उसके फ्रॉड्स और एरर्स में वो कोलैबोरेट कर रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, राइट। अब ये हुए थे अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। अब ऑडिट एविडेंस दो तरीके के होते हैं, एक नेचर के हिसाब से, एक सोर्स के हिसाब से। नेचर वाइज विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री। यानी विजुअल मतलब आपको कहीं ना कहीं ऑडिट एविडेंस साफ साफ सामने दिख रहा है, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको दिख रहा है, राइट। और ओरल में होता क्या है कि आपको किसी और ने आके बताया कि हाँ सर ये ट्रांजैक्शन हुई है या ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, राइट। एंड डॉक्यूमेंट, आपको कोई रिकॉर्ड मिल गया, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट का शीट मिल गया, कोई स्प्रेडशीट मिल गया, तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का। अब सोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी विद इन द मैनेजमेंट, आउटसाइड द मैनेजमेंट, दोनों हो सकते हैं, राइट। अब जो विद इन द मैनेजमेंट होते हैं वो लेस रिलायबल होते हैं, हमेशा लेस रिलायबल होंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। एंड एक्सटर्नल जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा रिलायबल होते हैं कंपेयर टू इंटरनल। ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि 100% होगा, बट कहीं ना कहीं
होता ज़रूर है कि एक्सटर्नल पे ज़्यादा रिलायंस होता है। हाँ, अनलेस अनलेस दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। अगर इंडिपेंडेंट हुए तो आप रिलाई कर सकते हो, अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो आप रिलाई नहीं कर सकते, राइट। अब जो नेचर वाइज हम देखते हैं तो विजुअल जो है, जो आप स्टॉक काउंटिंग देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ सही हो रहा है कि नहीं। ओरल में या तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करते हो या TCWG से डिस्कस करते हो कि हाँ क्या ये ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या ये ट्रांजेक्शन में आपने ऑथराइजेशन दिया है, उन लोगों ने बोल दिया हाँ, तो आपको लगा कि हाँ ये सफिशिएंट है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट्री में हो सकता है कि ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, राइट। तो कई बार TCWG ने आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर दे दिया, वो भी हो सकता है। आपको इन्वॉइसेस मिले सेल या परचेज के फ्रॉम डेटर और क्रेडिटर, ये भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे होते हैं। दो टॉपिक्स और बचते हैं, विचार मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट और इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, राइट। यह अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो है, होता क्या है कि मैनेजमेंट का कोई एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो बाकी फील्ड में अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में उस पर्सन का एक्सपर्टीज़ है, राइट। अब वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करता है, तो उस टाइम पे ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और अगर वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का जो भी उसने डॉक्यूमेंट ऑब्टेन किया है, अगर वो एज अ ऑडिट एविडेंस यूज़ करना चाहता है ऑडिटर, सो उसे कुछ चीज़ें इंश्योर करनी होंगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इवेल्युएट करेगा वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। एंड वो उस एक्सपर्ट का जो वर्क है वो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेगा कि वो काम कैसे करता है, राइट। कई बार होता क्या है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट को सब बिठा ज़रूर देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी बायस्ड होता है, राइट। कहीं ना कहीं अपने एंटिटी के लिए बायस्ड होगा, तो वो उसकी कॉम्पिटेंसी भी चेक करनी होगी कि वो एक्चुअली कॉम्पिटेंट है या नहीं, इंडिपेंडेंट है या नहीं। एंड इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, वो काम कितना सही करता है। कई बार होता है कि किसी भी आरे गैर को बैठा दिया जाता है जिसको काम ढेले का भी नहीं आता, राइट। सो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, क्योंकि ये रिलेवेंसी का कहीं ना कहीं पॉइंट बन जाता है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कितना रिलेवेंट है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट, अगर वो बायस्ड है तो हमारे लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं होगा, राइट। हम किसी और दूसरे सोर्सेज से हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। हाँ, अब इनकन्सिस्टेंसी ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, राइट। तो हो सकता है कि आपका जो मैनेजमेंट का जो ऑडिट एविडेंस दिया है, जो रिकॉर्ड उन्होंने शो किया है या परचेज या सेल का, और वही सेम चीज़ आपने डेटा या क्रेडिटर से ऑब्टेन की ऑडिट एविडेंस, लेकिन दोनों के ट्रांजेक्शन में कुछ डिटेल्स मिसमैच कर रहे हैं, अमाउंट मिसमैच कर रहा है, ऑथराइज किसी और ने किया है, मैनेजमेंट के द्वारा दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे डेटर में दिखा रहा है कि ऑथराइज पर्सन इज समवन एल्स, राइट। या फिर ये हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन इंटरनल सोर्स से मिली है उस पर रिलायबिलिटी पे डाउट है, या जो एक्सटर्नल सोर्स से मिली है उस पर रिलायबिलिटी का डाउट है। ऐसे केसेस में या तो ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा, अगर ऑलरेडी ओपिनियन बना चुका होगा तो, या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। जितना उसका एक्सटेंट होगा वो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, या फिर अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा, राइट। सो ये था, कंप्लीट होता है ऐसे 500। थैंक यू।